जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ग्रीस के बारे में। ग्रीस कंट्री के बारे में। ग्रीस कंट्री यूरोप के साउथ पार्ट में मेडिटेरेनियन सी के आसपास में बसी हुई एक छोटी सी कंट्री है। एंशियंट ग्रीस एक लंबे समय तक छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। ये सभी एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन इनके कानून और इनकी सभ्यता में काफी ज्यादा अंतर था। अलेक्जेंडर ने ही ग्रीस को सबसे पहले एक एम्पायर के रूप में स्टैब्लिश किया था। प्राचीन ग्रीस के इतिहास को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है द ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे ये लोग खानाबदोशी जीवन को छोड़कर एक सभ्य समाज के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे। भूमध्य सागर के छोटे से आइलैंड क्रेटे पर यहाँ की पहली सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जिसका नाम था मिनोअन सिविलाइजेशन। यूरोप और एशिया के बीच का ये जो समुद्र लगता है, इसको ईजियन सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड थे, जिसमें से क्रीट हमने अभी देखा, ट्राय था, टेरेस था और माइसिन, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मिनोअन सभ्यता को क्रीट सभ्यता या फिर ईजियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागर में जो क्रीट जो आइलैंड है, उस पर एक माइनोस नाम का राजा होता था, जो काफी ज्यादा प्रतापी राजा था, और उसी के नाम से इस सभ्यता को माइनोस या फिर मिनोस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिनोअन सभ्यता के उदय के बारे में काफी ज्यादा मतभेद है इतिहासकारों में, लेकिन फिर भी उत्तर पाषाण काल में ये माना जाता है कि ईजियन सभ्यता, ये जो सभ्यता थी, ये अस्तित्व में आ चुकी थी। कहां पर? क्रीट नाम के द्वीप पर। 6000 ईस्वी पूर्व से लगकर 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इस समय की काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके बाद पूर्व मिनोअन काल आता है, जब इन्होंने ताम्र में, मतलब तांबे में टीन को मिलाकर कांसा बनाना आरंभ कर दिया था। कांसे के धातु बनाने और कांसे की चीज़ों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, और इस युग में लोगों को अक्षर का ज्ञान हो चुका था। फिर आया मध्य मिनोअन काल, जिसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की। इस समय इन्होंने कई सारी चीज़ों का निर्माण किया, जैसे कि भव्य राजप्रसाद बनाए, भंडार गृह बनाए, मंदिर बनाए बहुत सारे, और इनके समाज में जो छोटी मोटी बस्तियों में जो नालियां होती थी, वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था से बनाई गई होती थी। मृदभंड कला और भित्ति चित्र कला इस समय की सबसे ज्यादा विकसित रूप में हमें देखने को मिलती है। कुछ समय बाद मिनोअन में एक भूकंप आता है, जिसकी वजह से इनके जो भव्य राजप्रसाद थे, ये नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्रीट में उत्तर मिनोअन काल आता है, जब सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो उसको फिर से दोबारा नव निर्माण की तरफ आगे बढ़ना है, इन लोगों ने विकास करना है। तो उत्तर मिनोअन काल में ये सब होता है। बात कर ली जाए मिनोअन सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, तो सबसे ऊपर आता है सम्राट। सम्राट को मिनोआ कहा जाता था। सम्राट ही राज्य का पुजारी होता था। प्रधान पुजारी, प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाधीश होता था। इस सभ्यता में सबसे अच्छी खास बात यह थी कि राजा जो है ना, वो टैक्स के रूप में खाने पीने की चीज़ें प्राप्त करता था। और लेकिन इस साम्राज्य में खाने पीने की चीज़ें इतनी होती नहीं थी, लेकिन जो भी प्राप्त कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य होती थी। राजा ने बहुत बड़ा विशाल भंडार गृह बनवाया होता है, एक जिसको नियंत्रित करने के लिए उसने कई प्रकार के व्यक्ति नियुक्त किए थे, जो आय व्यय का ब्यौरा रखते थे। लिपिक कहते थे उन्हें, लिपिकों को नियुक्त किया था इसने। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। तो सम्राट ही प्रधान सेनापति होता था। इसने अपनी सुरक्षा के लिए एक सेना रखी होती थी, जिसमें जल सेना भी होती थी इनकी, काफ़ी ज़्यादा विशाल होती थी ये वाली। तो राजा की जो सेना होती थी, ये राजा के आदेश पर ही हमेशा चलती थी। इसकी सेना के पास धनुष होता था, ढाल होती थी, और शरीर को ढकने के लिए चमड़े के वस्त्र की तरह एक चीज़ होती थी, या फिर हम कहें कि कवच होता था। कवच भी धारण करते थे ये लोग। इसी के साथ इनके पास रथ सेना भी थी, मतलब रथ का प्रयोग भी करना इन्होंने आरंभ कर दिया था, जिसको आगे घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। तो राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता था। ये ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, और ज़्यादातर ये जो सज़ा देता था ना, ये कारावास की ही होती थी। अधिकतर कारावास का दंड दिया जाता था, और इनके जो कारावास के लिए दंड देने के लिए जो जेल होती थी, वो अंडरग्राउंड होती थी, ज़मीन के अंदर ही बनी होती थी। बात कर ली जाए राज्य की आय की, तो राज्य की आय के मुख्य के साधन 2 ही थे। एक था उपहारों के द्वारा, दूसरा है करों के द्वारा। इसके अलावा सरकार ने खुद की फैक्ट्रियाँ या फिर एक इनकी खदानें वगैरह खोद रखी थी। दुकानें भी सरकार खोलती थी, मिलें होती थी इनकी खुद की, तो उसके द्वारा भी ये लोग कुछ पैसे प्राप्त कर लेते थे, और इन्हीं पैसों से ये लोग आगे अपने कर्मचारियों को वेतन देते थे। अब बात कर लेते हैं क्रीटवासियों के सामाजिक जीवन के बारे में, यानी कि सोशल लाइफ के बारे में। तो जीवन जीने का इन लोगों का सिद्धांत क्या था कि भैया जियो और जीने दो। स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, आनंद में जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए ये लोग ज़्यादातर राजप्रसाद और राजमार्ग जो होते थे ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल लगी रहती थी। ये लोग घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता इन्हें पसंद थी। परिवार इनका संयुक्त होता था, मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। एक जगह पर तो ऐसा पता चला है कि एक ही घर में 20 कमरे थे, यानी कि इतना बड़ा परिवार मिलजुल के रहते थे। लेकिन आगे चलकर ये प्रथा जो है वो टूट जाती है। अब सब लोग अकेले अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। जीवन शैली में इनका रहन सहन काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर का था। स्नानागृह एक सरकारी ही होता था, वहीं पर सब लोग नहाना पसंद करते थे। काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। ठंड में बचने के लिए ये लोग भट्टियाँ जलाते थे, और घरों के आसपास नालियाँ बनी होती थी, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो नालियों की व्यवस्था काफ़ी सुंदर व्यवस्था थी इनकी। और कदाचित ये लोग
शतरंज खेलना पसंद करते थे। वस्त्र वेशभूषा में ये लोग सादे वस्त्र पहनना पसंद करते थे। जांघों के ऊपर लुंगी की तरह एक तौलिया सा लपेटा होता था और ऊपरी शरीर नग्न ही रहता था। इसके अलावा कभी कभार शॉल ओढ़ लिया जाता था। पैरों में जूते पहनने की प्रथा थी, यहाँ मतलब प्रथा भी क्या थी, पहनना पसंद करते थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनना पसंद करते थे। आभूषण इनके कई प्रकार के होते थे। उच्च वर्ग के लोग धातुओं के आभूषण पहनते थे और निम्न वर्ग के लोग कोड़ियों के आभूषण पहनते थे, जो समुद्र से मिल जाती कोड़ियाँ। मनोरंजन में ये लोग मुक्केबाजी करते थे, यानी कि बॉक्सिंग करते थे, कुश्ती करते थे। मानव और पशुओं का युद्ध कराया जाता था। शिकार करना काफी ज्यादा पसंद था इन्हें और शतरंज की तरह कुछ खेल भी खेले जाते थे। महिलाओं की स्थिति की बात कर ली जाए तो महिलाओं की दशा काफी ज्यादा अच्छी थी। उन्हें उच्च दृष्टि से देखा जाता था, काफी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उन्हें थोड़ा सा फिर से कंजस्टेड रहता था इनका समाज उस समय। पर्दा प्रथा ना के बराबर थी। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति खेलों में भाग लेती थी, उत्सवों में। स्त्रियों को मिट्टी के बर्तन बनाना काफी ज्यादा पसंद था। इसके अलावा ये लोग युद्ध में भी जाती थी। स्त्रियों और पुरुषों के नागरिक अधिकारों में कोई भी भेद नहीं था। ऊपरी शरीर को ढकने के लिए ब्लाउज पहनती थी और निचले शरीर को ढकने के लिए लुंगी की तरह ही एक वस्त्र होता था। इसके अलावा भित्ति चित्रों में ऐसा पता लगता है कि इस समय की स्त्रियां, जो एशियन स्त्रियां होती थी, इनकी कमर काफी ज्यादा पतली होती थी और इनके वस्त्र आधुनिक स्त्रियों के समान होते थे। अब बात कर लेते हैं इनकी आर्थिक दशा के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास अच्छी तो थी नहीं। कृषि के आधार पर तो ये लोग रहते नहीं थे, वहां पर कृषि होती ही नहीं थी। वहां की जलवायु या फिर मिट्टी इतनी अच्छी थी नहीं। इनकी आय का मुख्य साधन उद्योग धंधे होते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बना लिए, धातु के कुछ चीजें बना ली। तो ये सारी चीजें ये लोग दूसरे देशों में बेचते थे। खेती तो यहाँ पर इतनी अच्छी खासी होती नहीं थी, तो फसलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और अब क्या काम करेंगे, तो ये लोग इंडस्ट्रीज खोल ली थी इन्होंने, अपनी छोटे छोटे से उद्योग खोल ली थी। राजा के भी खुद के उद्योग होते थे और नॉर्मली जो हमारे पर्सनल उद्योग भी होते थे इन लोगों के पास। व्यापार के मामले में ये लोग काफी अच्छे थे, समुद्री मार्गों का उपयोग करना अच्छी तरह से जानते थे। नेक्स्ट है एशियंस का धर्म, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये लोग बहुदेववादी थे, बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। ये लोग मानते थे कि पहाड़ों के ऊपर देवी रहती है, तो देवी शक्ति रहती है, तो इसलिए देवी शक्ति को पूजने के लिए ये लोग पहाड़ों के ऊपर जाते थे, चोटियों पर जाते थे और वहां पर पत्थरों की पूजा करते थे, तो पाषाण पूजा करते थे। इसी के साथ शस्त्र पूजा भी की जाती थी। ये लोग ढाल को देवी का प्रतीक मानते थे, उसे काफी ज्यादा पवित्र मानते थे, इसलिए उसकी पूजा करते थे। इसके बाद आता है पशु पूजा। माना जाता है कि इस समय पशुओं का भी काफी ज्यादा महत्व था। कई प्रकार के चित्र मिले हैं जिसमें पता चल रहा है कि ये लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं, गधे की खाल ओढ़ी हुई है स्त्रियों ने, और कहीं कहीं पता चल रहा है कि स्त्रियों ने गीदड़ की खाल भी ओढ़ी हुई है। इसके अलावा पक्षियों की पूजा भी की जाती थी। पक्षियों के घोंसलों को काफी आदर दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ये लोग ग्रहों में निवास करते थे, पात्रों में निवास करते थे। स्तंभ जो खंबे होते हैं या फिर वृक्ष जो होते हैं, इन सभी में ये लोग निवास करते थे, तो इन सभी से संबंधित चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। पादप पूजा में भी ये लोग विश्वास रखते थे, यानी कि पेड़ों की भी पूजा करते थे, क्योंकि पेड़ हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो उसको ये लोग समर्पित थे उसके प्रति। और माना जाता है कि भगवान भी, जो समुद्र की देवी है, वो भी इसको सींचने आती है, पानी देने आती है वृक्षों को। दानव भी वृक्षों को पानी देने आते हैं, तो ये सब इन लोगों ने अपनी चित्रकला में दिखाया हुआ है। इसके साथ ही मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि एशियन समाज में स्त्रियों को काफी ऊंचा स्थान प्राप्त था, इसीलिए इन्हें देवी की दृष्टि से देखा जाता था। देवी देवताओं को मानवीयकरण किया गया था काफी ज्यादा, इसीलिए मातृ देवी जो है वो ऐसा लगता है कि कोई इंसान ही है। इनकी एक देवी थी विश्व माँ, जिसे ये लोग इस प्रकार से पूजते थे जैसे कि आज भारतीय लोग दुर्गा माँ को पूजते। लास्ट में देवताओं की भी पूजा की जाती थी। देवता देवियों के साथ ही रखे जाते थे और उनको भी साथ में पूजा जाता था। माना जाता है कि शायद वो देवी जो है उनके पुत्र हों या फिर उनके पति हों। तो ये था इनका बहुदेववाद। इसके अलावा कुछ धर्म के प्रतीकों को भी पूजा जाता था, यानी कि कुछ सिंबल्स होते थे जिसे ये लोग भगवान की तरह मान लेते थे। जैसे कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक होता है, तो स्वास्तिक इनके पास भी था। 3 तरह के चिन्ह होते थे इनके पास, तो उन तीनों को ये लोग पवित्र मानते थे। सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक के अलावा 3 तरह के स्तंभ, 3 तरह की मूर्तियां, 3 तरह के वृक्ष और 3 तरह की ढालें जो होती हैं उनकी पूजा की जाती थी। ये इनके धार्मिक प्रतीक थे। मतलब 3 नंबर को ये लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मंदिर और इनकी पूजा विधि की बात कर ली जाए तो मंदिर इनके पास पहले नहीं होते थे, खुले में पूजा करते थे पहाड़ों के ऊपर जाकर। लेकिन उसके बाद इन्होंने भव्य भव्य मंदिर बनाना आरंभ कर दिया। इसके अलावा कुछ निजी देवी देवता भी होते थे जिनकी ये लोग घरों में ही पूजा करते थे। इनकी उपासना पद्धति बिल्कुल ही भारतीयों के समान थी। ये लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले जल से खुद को शुद्ध करते थे। जल के साथ साथ तेल का भी ये लोग प्रयोग करते थे। अर्घ देते थे, देवी देवताओं को खाने पीने की चीजें देते थे और इसी के साथ फल भी समर्पित करते थे। बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। गाय, बैल, भेड़ और बकरी को भी ये लोग बलि के रूप में चढ़ाते थे। स्त्रियों का स्थान समाज में बहुत ज्यादा ऊंचा था, इसलिए स्त्रियों को ही, जैसे पंडित होते हैं ना, वैसे स्त्रियां ही इस समय की पंडित होती थी। क्योंकि उस समय के समाज में ऐसी मान्यता थी कि स्त्री ही होती है जो मनुष्य को भगवान के साथ हमें जोड़ सकती है, कनेक्ट कर सकती है। कनेक्शन का एक मीडियम है, तो स्त्रियों को माना जाता था, इसलिए पुजारी जो होती थी वो स्त्रियां ही होती थी। लास्ट में बात कर लेते हैं एशियंस की लिपि के बारे में। तो एशियन लिपि जो थी वो सबसे ज्यादा समस्या इनकी ये आती है कि आधी पढ़ी जा चुकी है और आधी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं है। 135 चिन्ह होते थे इसमें, और इसके भी लगभग जो 40 अक्षर है ना, वो हित्तियों की लिपि से मिलते जुलते हैं। हित्ती कौन थे? ये हमने बेबीलोन पे जो आक्रमण के समय वो मेसोपोटामिया का सब कुछ पढ़ा था ना, उस समय आपने याद
याद आ रहा होगा आपको कि हित्तियों का आक्रमण जो हुआ था, उन वाले हित्तियों की बात हो रही है यहाँ पे। इनकी ये जो ईजियन लिपि थी, ये भी बिल्कुल क्यूनिफॉर्म लिपि हमने पहले पढ़ा था, सेम उसी की तरह से गीली पट्टियों के ऊपर लिखा जाता था। मतलब मिट्टी के गीले गीले पट्टी बनाई जाती थी पहले उनकी, और फिर उसके ऊपर लिख दिया जाता था, बाद में वो सूख जाती थी। इस मिनोअन काल की चित्राक्षर लिपि के साथ साथ एक और लिपि विकसित हुई, उसका नाम था रेखा लिपि। अब ये जो रेखा के समान लिखी जाती थी, और ये होता क्या था, ये दाएं से बाएं की ओर जाती थी। आई मीन टू से पहले बाएं से दाएं आती थी, मतलब हिंदी इंग्लिश जो जैसे हम लिखते वैसे आती थी। फिर जो दूसरी लाइन है ना, वो उर्दू की तरह पीछे को जाती थी, यानी कि उल्टा सी बनता था। इसमें भी लगभग 90 चिन्ह होते थे और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मिनोअन सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई माइसेनियन सभ्यता, जो लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आ चुकी थी, और 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक ये बहुत अच्छी तरह से फली फूली। ये सभ्यता मेनलैंड ग्रीस की भूमि पर थी, ना कि किसी टापू पर। हिस्टोरियंस माइसेनियंस को फर्स्ट ग्रीक्स भी बोलते हैं। इस माइसेनियन सिविलाइजेशन का उद्भव तो मेनलैंड ग्रीक पर हुआ था, लेकिन ये बाकी के जितने भी टापू थे, जितने भी आइलैंड थे, उन सभी पर ये फैलने लगी, और धीरे धीरे इन्होंने मिनोन की सभ्यता को भी टेक ओवर कर लिया। इतिहासकारों को इनके कुछ लेख मिले हैं जिन्हें लीनियर टैबलेट्स कहा जाता है। इनमें से जो दूसरा लीनियर टैबलेट है, उस पर इनका महाकाव्य, इनका धर्म और इनकी एक्चुअल ग्रीक भाषा लिखी हुई है। इनके मैथोलॉजिकल भगवान ज्यूस और हरक्यूलिस के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ये भी इसी सभ्यता में से निकले हुए हैं। ये सभ्यता लगभग 600 सालों तक पनपी, और 1100 ईस्वी पूर्व में इसका पतन होना आरंभ हो गया, और इसके पतन के बाद जो कालखंड आया, उसे ग्रीक डार्क एजेस के नाम से जाना जाता। ये वो समय था कि ना ही कोई बड़ी सभ्यता और ना ही कोई बड़ा शहर ग्रीस में एग्जिस्ट करता। जनसंख्या तेजी से गिरने लगी और शहर उजाड़ होने लगे। लोग शहरों को छोड़कर दोबारा गांव में जाकर बसने लगे। ये वो टाइम पीरियड था जब सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, ज्ञान विज्ञान सब कुछ खत्म हो गया। जो माइसेनियंस ने इतनी अच्छी खासी जो विद्वता हासिल की थी, उस समय सोक्रेटिस हुए थे, एरिस्टोटल हुए थे, तो वो सब कुछ समाप्त हो गया। इस समय ये जो छोटे छोटे गांव बने थे, अब ये छोटी छोटी सिटीज में कन्वर्ट होने लग पड़े, और यही सिटीज आगे चलकर एंशिएंट ग्रीस को एक नई कहानी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस टाइम पीरियड को आर्किक पीरियड या फिर आर्किक स्टेट कहा गया। इस समय छोटे छोटे स्टेट अस्तित्व में आ चुके थे बहुत सारे, जिन्हें पोलिस कहा जाता था, और आगे इन्हीं में से एथेंस और स्पार्टा जो हमने पढ़ रखे हैं पहले ही, वो इसी में आए। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इन सभी छोटे छोटे स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट होती थी, अपनी अपनी सेनाएं होती थी, इनकी अपनी अपनी सभ्यता होती थी, इनकी रूल्स होते थे, कानून होते थे, सब कुछ अपना अपना। और इन्हीं अपने अपने स्टेट्स के अंदर इन लोगों की कोई राजा महाराजा नहीं होते थे। इनकी जो सरकार है ये लोगों द्वारा चलाई जाती थी, या फिर ये कहो कि अमीर जो सामंत होते हैं, इनके द्वारा इन पर शासन किया जाता था। ये सामंत बहुत ही पैसे वाले होते थे, तो मतलब पावरफुल भी होते थे इकोनॉमिक कंडीशन से भी और पॉलिटिकली भी। तो ये लोग क्या करते थे कि जब भी कोई कानून वगैरह बना रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करने देते, और कहीं कहीं पर तो ये लोग खुद को भगवान कह देते थे। इसके बाद समाज में व्यापार वाणिज्य होना आरंभ हुआ, और एक नई क्लास उभर कर सामने आई, ग्रीस मर्चेंट क्लास। इस व्यापारिक वर्ग के आने से ये लोग धीरे धीरे संपन्न होने लगे, ये लोग भी थोड़ा समाज में घुलने मिलने लगे, और इन्हें पता चला कि ये जो सामंत है, ये इन पर गलत तरीके से रूल कर रहे हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको चैलेंज करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी ये खत्म हो गई। इसके बाद जब इन लोगों के हाथ में सत्ता आई, तो जन्म हुआ डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। 1750 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी पूर्व तक 1500 से भी ज्यादा राज्यों में ग्रीस बटा हुआ था, और सभी की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती थी। ये सभी कल्चरली एथेंस के साथ जुड़े हुए थे, और एथेंस इन सभी का रिलीजियस हब बन चुका था, या फिर ये कहें कि ये सभी डेमोक्रेटिकली तो अकेले अकेले रूल कर रहे थे, लेकिन कल्चरली एथेंस के साथ जुड़े हुए थे। इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर ही आधारित थी। ऑलिव ऑयल और ये जो मृद भांड होते हैं, यही वगैरह बेचते थे, और उसके बाद इनके पास पैसे आते थे। बदले में ये लोग दूसरे देशों से खरीदते थे अनाज, मेटल्स, टिम्बर जो होते हैं, स्पाइसेस, मसाले, और सबसे जरूरी स्लेव्स, गुलाम खरीदे जाते थे इस समय में। यहाँ पे लोकतंत्र तो था, मानवाधिकार तो थे, लेकिन स्लेव कल्चर जो है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन था, और इन्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए जाते थे। इस युग को होमर युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि होमर द्वारा यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य रचे गए थे, जिनका नाम था इलियड और ओडिसी। इसी समय 776 ईस्वी पूर्व में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की भी शुरुआत हुई थी। इनकी शुरुआत ओलंपियाड नामक एक शहर से हुई थी, जो अगले 1000 सालों तक चलते रहे। इसमें कई प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे, जो हर 4 सालों में एक बार होते थे। इसके बाद डार्क एज यानी कि अर्काइक पीरियड खत्म होता है, और 500 ईस्वी पूर्व में क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय युग का आरंभ होता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी वॉर्स हुई, वो भी पर्शिया के साथ। 17 वॉर्स पर्शिया के साथ होती है ग्रीस की। पर्शिया अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, और विस्तार करते करते उसने ग्रीस यानी कि यूनान के
कुछ इलाकों को अपने अधीन कर लिया। और इसके विरुद्ध जब ग्रीस सिटीज ने विद्रोह किया तो उसे आयोनियन रिवोल्ट के नाम से जाना गया। इसमें मुख्यतः 4 ही लड़ाइयां हुई थी और चारों की चारों ग्रीस ही जीता था, पर्शियन हर बार हारा था। 490 ईस्वी पूर्व में बैटल ऑफ मैराथन होती है, जहां पर पर्शिया और एथेंस आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। पर्शिया हार जाता है और एथेंस जीत जाता है। बस यही बात बताने के लिए फिलिपिडीज नाम का एक व्यक्ति मैराथन जगह से भागता हुआ एथेंस पहुंचता है और वहां पर जाके बस इतना कहता है कि हम जीत गए, और उसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है। यहीं से हुई ओलंपिक्स में मैराथन की शुरुआत। इसके 10 साल बाद बैटल ऑफ थर्मापलीज हुई, जो स्पार्टा और पर्शिया के बीच में लड़ी गई। इसमें भी स्पार्टा जीत गया। हालांकि स्पार्टा के सैनिक जो थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी वो जीत गया। और उसके बाद बैटल ऑफ सलामी हुई, जो इस युद्ध के कुछ समय बाद ही हुई थी। इसमें पर्शिया ने एथेंस पर अटैक किया और एथेंस ने इन्हें कड़ा जवाब दिया। और इसके अगले ही साल बैटल ऑफ प्लेटिया हुई, जिसमें कि ग्रीक अलायंसेस सारे के सारे एक तरफ और दूसरी तरफ पर्शिया। जमीन पर इनकी लड़ाई हुई और पर्शिया को बुरी तरह से फिर से हारना पड़ा। और इसके बाद ग्रीस में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एथेंस और स्पार्टा। इसके बाद एथेंस और स्पार्टा के बीच में क्या हुआ, इन दोनों में क्या अंतर था, इन दोनों की किस प्रकार से युद्ध हुए, इन सभी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊपर आई बटन पे आपको इसके बारे में लिंक मिल जाएगा। स्पार्टा और एथेंस के बीच पेलोपोनेशियन नामक युद्ध चला, जो 27 सालों तक चलता रहा। इन दोनों देशों की लड़ाई का फायदा उठाते हुए सामने आई थेबेस, जिसने 371 ईस्वी पूर्व में स्पार्टा पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। इस युद्ध का विजेता इन तीनों में से कोई भी नहीं बना, बल्कि चौथी शक्ति बना, जिसका नाम था मैसिडोन। इस साम्राज्य के राजा थे फिलिप द्वितीय और उनका बेटा था अलेक्जेंडर। इसी के साथ क्लासिकल पीरियड खत्म होता है। इस समय में ज्ञान विज्ञान का बहुत विकास हुआ। सोक्रेटस और प्लेटो का फिलोसफी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु भी काफी फेमस हुए। इस समय की यूक्लिड की ज्योमेट्री काफी फेमस है। आर्किमिडीज की इंजीनियरिंग, एराटोस्थेनीज ने अपने मैथ्स के कैलकुलेशन से अर्थ का डायमीटर नापा, और मेडिकल साइंस में हिपोक्रेट सबसे ज्यादा फेमस हुए। इसके बाद अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड आता है, जिसने 30 साल की उम्र में ही एक दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ग्रीस और पर्शिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि ग्रीस के किसी राजा ने पर्शिया पर आक्रमण किया हो। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इतना बड़ा ग्रीस एम्पायर फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और उसी समय आता है हेलेनिस्टिक एज। ग्रीस भले छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया हो, लेकिन इनकी जो फिलोसफी थी, इनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया गया था, इनकी भाषा जो थी, इनकी जो कला थी, ये सब कुछ अलग अलग क्षेत्रों में फैलनी आरंभ हो जाती है। और ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेट्स बने थे, अब न्यू उभर कर सामने आए थे ग्रीस में से टूटकर, ये भी उसी तरह से पहले की तरह ही ग्रीस के साथ बंधे हुए थे। और इसका प्रभाव, इनकी कला का प्रभाव आगे चलकर हमारे भारत में भी देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जिसमें आर्ट और कल्चर तो मिक्स हुआ ही हुआ, इसी के साथ हमारे गॉड्स भी मिक्स होने लग पड़े। इससे कई रिलीजन्स उभर कर सामने आए, और बुद्धिज्म की जो महायान शाखा थी वो भी इसी से प्रभावित होकर निकली। इस पूरे टूटे फूटे साम्राज्य को एक करने वाले साम्राज्य का नाम था रोमन एम्पायर। तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन चाइना। चीन में शहरों के विकास के बारे में आपको इसके बारे में बात करनी है। तो ये चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अब तक हमने जितना पढ़ा है ये 3rd यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ चीन वाला जो चैप्टर है ये भी आपके 3rd यूनिट में ही आता है, लेकिन इसके बारे में मटेरियल ज़्यादा है नहीं है। तो आप चाहो तो परप्लेक्सिटी से सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।